क्वेश्चन नंबर 21 इसमें गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर के रिलेटेड बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गवर्नर जो है और कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन से ऑर्डिनेंस कब गवर्नर प्रोमलगेट नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो 21 में हम पढ़ेंगे प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना होगा। ऑर्डिनेंस जो है अप्रूव होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से कब? विद इन 6 months फ्रॉम इट्स रीअसेंबली के 6 month वीक्स के विद इन 6 weeks। ठीक है, 6 weeks है, याद रखना। फिर उसके बाद है ये ऑल्सो विदड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस एनी टाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। वो ऑर्डिनेंस ही कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। 3 केसेस में नहीं बना सकता है। कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। फर्स्ट है इफ अ बिल कैन नॉट if the bill containing the same provision would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature, or if he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provision for the consideration of the president. If an act of the legislature of the state containing the same provision would under this constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the president। वही जिन केसेस में प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना होगा और प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए होगी, इन 3 केसेस में वो प्रोमलगेट नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस। तो ऑप्शन डी वहाँ उन पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट जो हैं यही पूछी हुई है, तो ये इन केसेस में नहीं कर सकता, इसलिए डी आंसर है। तीनों स्टेटमेंट जो है तीनों केसेस में वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता बिना प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन से। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने के लिए पर्सन जो हु हैव बीन ट्राइड है, कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, इन ऑल केसेस जहाँ पे पनिशमेंट और सेंटेंसेस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ के रिलेटेड या कोर्ट मार्शल के रिलेटेड या सेंटेंस ऑफ डेथ। इन 72 केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है, ठीक है, ना कि गवर्नर को। ओके, ग्रांट करने के लिए पार्डन टू पर्सन जो ट्राइड है, कन्विक्टेड है, यूनियन लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस है, कोई कोर्ट मार्शल सेंटेंस बाय पनिशमेंट बाय अ कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट है, या सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। पार्डिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंट है जुडिशरी का, ठीक है, इट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर है, बट द प्रेसिडेंट जब एक्सरसाइज कर रहा है पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। पार्डिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की इंक्लूड करती है पार्डन रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉल्व करता है कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन जो है ये एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में तब्दील कर देता है, मतलब कि हायर फॉर्म की ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल गई हो तो उसको लाइटर फॉर्म में सब्सिट्यूट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच इन टर्न में बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। डेथ सेंटेंस की जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, मतलब कि ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। रिमिशन रिमिशन जो है इम्प्लाइज रिड्यूस करना है पीरियड ऑफ सेंटेंस, कितनी देर के लिए सेंटेंस होगा वो उस पीरियड को कम करना है बिना उसका करेक्टर चेंज करे, मतलब उस पनिशमेंट को सेम ही रहने देना बट उसका सेंटेंस जो है पीरियड जो है वो कम करना है। फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है 2 साल की, उसको रिमिट कर देते हैं 1 साल तक दे देंगे पनिशमेंट, ठीक है। रिस्पाइट एसपी, यहाँ से याद रख लेना कोड वर्ड एसपी, रिस्पाइट स्पेशल केस में कुछ स्पेशल फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लेसर सेंटेंस देना है, जो ओरिजिनली अवॉर्डेड होगा उसकी जगह पे कुछ स्पेशल फैक्ट की जगह जो है लेसर सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट या फिर प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, ठीक है। तो उस केस में ये रिस्पाइट पार्डन पावर यूज होगी, ठीक है। रिप्रीव जो है यहाँ पे स्टे होगा, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ, स्पेशली डेथ ऑफ डेथ फॉर अ टेम्परेरी। रिप्रीव क्या टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि इनेबल करना है कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो थोड़ा टेम्परेरी पीरियड के लिए वो उसको एग्जीक्यूट करना है सेंटेंस को, तो उस टाइम के पीरियड के बीच में वो सीक कर सकता है पार्डन और कम्यूटेशन किससे, प्रेसिडेंट से। पार्डन मतलब कि रिमूव कर देना पूरे सेंटेंस को, कन्विक्शन को कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर देना है कन्विक्ट को सारे सेंटेंस पनिशमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन से, और पार्डन और या फिर कम्यूटेशन करता है कि पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ओके, कम्यूटेशन ये था। रिस्पाइट स्पेशल केस में, रिप्रीव टेम्परेरी पीरियड के लिए ताकि वो टाइम मिल जाए उसको सीक करने के लिए पार्डन और
कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 72 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 में 3 स्टेटमेंट थे, देखो आप। रिमिशन इम्प्लाइज करता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, वेरी गुड, यही सेम है, करेक्ट है, ठीक है। कम्यूटेशन डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, यस, कम्यूटेशन में सेम ही है। रिस्पाइट स्पेशल रीजन के लिए, denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special reason। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आधे से ज़्यादा इस टेस्ट में कवर हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है उसको असाइन हैज़ बीन असाइन अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, कहाँ पे? इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। इट इज़ अ फेडरल कोर्ट, ये फेडरल कोर्ट है, हायर कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स का, गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। देयरफॉर इस इंडिपेंडेंस जो है बहुत ही एसेंशियल है, किसके लिए? इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ के लिए। ड्यूटीज़ जो इसको असाइन करी गई है उसके इफेक्टिव डिस्चार्ज के लिए इसकी इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ये इंक्रोचमेंट प्रेशर इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ये फ्री होना चाहिए अंडर लेजिस्लेचर। फ्री है कहाँ से? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। इट शुड बी अलाउ टू जस्टिस विदाउट फेयर, इसको अलाउ होना चाहिए कि ये जस्टिस करे विदाउट फेयर और फेवर, ठीक है, बिना किसी डर या फिर पक्ष लिए हुए किसी चीज़ का, या ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस बनाई हैं सेफ गार्ड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेनर क्या है? फिक्स सर्विस कंडीशंस क्या है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हैं किससे? प्रेसिडेंट से, विच मीन्स द कैबिनेट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, दैट इज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। प्रोविजन जो है कर्टेल करती है जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज इंश्योर करती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो बेस्ड ना हो किसी पॉलिटिकल या किसी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की। अपॉइंटमेंट देखो, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किससे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट विच मीन्स कैबिनेट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी के मेंबर्स से भी कंसल्ट करके, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। प्रोविजन जो है ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन जो है ना ऑफ द एग्जीक्यूटिव उसको कर्टेल करता है एज वेल एज इंश्योर करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड ना हो, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड ना हो। सिक्योरिटी ऑफ टेनर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोवाइडेड हैं विद सिक्योरिटी ऑफ टेनर के साथ। ये रिमूव हो सकते हैं ऑफिस प्रेसिडेंट से ओनली इन द मैनर किस पे? ग्राउंड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द president, ये pleasure of the president, this means they do not hold their office at the pleasure of president, okay, though they are appointed by him। president उनको appoint करता है but they do not hold office at the pleasure of the president। ये obvious है इस fact से that no judge of the supreme court has been removed so far, कोई भी इस तरीके से रिमूव नहीं हुआ। फिक्स सर्विस कंडीशन क्या है? सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन टाइम से टाइम, पार्लियामेंट करती है डिटरमाइन। ये चेंज दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ये सैलरीज, अलाउंसेस, इनकी प्रोविजंस एक्सेट्रा जो है जो डिटरमाइन करी है उसको चेंज कर सकते हैं किसमें? फाइनेंशियल इमरजेंसीज में, ऐसे नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। किसी और केस में बस फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो एक्सेप्शन दी हुई है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग देयर ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस। जो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेम रहती है ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड। सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द जजेस एंड द स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दस दे आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट दो दे कैन बी डिस्कस बाय इट। जो कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंसेस चार्ज हैं, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, सैलरीज, अलाउंस, पेंशन जो जजेस की और स्टाफ की, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज है। दस दे आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट दो दे कैन बी डिस्कस बाय इट। वो पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है वो, बट वो नॉन वोटेबल है, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। जो कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस जो जजेस का कंडक्ट है वो भी डिस्कस नहीं होगा पार्लियामेंट के द्वारा।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ जजेस और सुप्रीम कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एक्सेप्ट व्हेन एन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कब कर सकते हैं कंडक्ट ऑफ जजेस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जब इम्पीचमेंट मोशन जो है अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट हो। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस बैन। रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको मना किया गया है फ्रॉम प्लीडिंग और एक्ट करने में किसी भी कोर्ट में बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंश्योर कर सकते हैं दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर। ये फेवर नहीं करते हैं किसी को भी इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को फॉर इट्स कंटेम्प्ट। दस इसका एक्शंस और डिसीजंस जो हैं वो क्रिटिसाइज और अपोज नहीं होगा एनीबॉडी। दिस पावर इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी डिग्निटी ऑनर। सुप्रीम कोर्ट जो है पनिश करेगा एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, दस इट्स एक्शंस और डिसीजन जो है क्रिटिसाइज नहीं होंगे, अपोज बाय एनीबॉडी नहीं होंगे। पावर जो है वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर। फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ, क्या है चीफ जस्टिस जो है सीजीआई जो इंडिया है वो अपॉइंट करता है ऑफिसर सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिना किसी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कंडीशन ऑफ सर्विस। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, जुरिस्डिक्शन कर्टेल नहीं होगी। ठीक है, पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैज गारंटी टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स। हाउएवर पार्लियामेंट जो है कैन एक्सटेंड द सेम। पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं है, नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने गारंटी किया सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस काइंड। हाउएवर पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड करेगा सेम। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्या कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट टू टेक स्टेप्स सेपरेट करने के लिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि स्टेप्स ले सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ शुड नॉट पोजेस जुडिशियल पावर्स। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। कंसिक्वेंटली अपॉन इट्स इम्प्लीमेंटेशन रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है केम टू एन एंड। तो जो हमारा 23 क्वेश्चन था इसमें जो स्टेटमेंट थी कि क्वेश्चन देखिए आप लोग अपना, विच आर द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या है। ये हमने पढ़े जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस के लिए कौन कौन से दिए हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ये रहा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन वन। ठीक है, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, उसके स्टाफ को अपॉइंट करने की फ्रीडम ये भी है इसके पास। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन है। यस, इस जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी curtailed बाय द पार्लियामेंट, इस जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी curtailed बाय द पार्लियामेंट। तो ये जो है इस जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी curtailed, तो ये चारों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं। ओके, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर क्या है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ अ पनिशमेंट or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to matter to which the executive power of the state extends। एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द स्टेट जितने तक पॉसिबल होगा उसके रिलेटेड, मतलब जिसमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसमें ये ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड और रिमिट और कम्यूट कर सकता है सेंटेंस किसी भी पर्सन का जो किसी ऑफेंस के अगेन कोई भी जो स्टेट के रिलेटेड लॉज होंगे या वैसा कुछ। ठीक है, ये कंसल्टेड होगा प्रेसिडेंट से जब जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने होंगे। ठीक है, तब ये गवर्नर को कंसल्ट करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नर को वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, इसको ये याद रखना। ये ही मेक्स अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है ना, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशंस उसमें ये इसका रोल है। ठीक है, ये अपॉइंट करता है पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट्स, जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अपॉइंट्स करता है। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
with the state high court and the state public service commission. और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैसे, उसके लिए बताया हुआ है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। मतलब उसको कंसल्ट करा जाता है जब चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते टाइम भी इसको कंसल्ट करने के लिए बोला है, ठीक है, ऊपर। और देखो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, जो अदर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, चीफ जस्टिस जो है कंसर्न हाई कोर्ट का उसको भी कंसल्ट किया जाता है। इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की, गवर्नर जो है ऑल स्टेट्स कंसर्न्ड जो होंगी, जो भी कंसर्न्ड होंगी ना, उनको कंसल्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द स्टेट वो भी गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट दी हुई थी कि गवर्नर अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट विद कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। इसमें देखो क्या किया है, यूपीएससी भी ऐसे ही करता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर दिया हुआ है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर लिख दिया, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट। तो गवर्नर अपॉइंट नहीं करता जजेस को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट को कंसल्टेशन विद द गवर्नर। सेकेंड स्टेटमेंट जो है अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन, क्वेश्चन आप देख रहे हो ना अपने एंड पे, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उधर से बोल रही हूँ, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय कंसल्टेशन by the governor of a state in consultation with the high court. Yes, second statement is correct. 24 का इसलिए बी आंसर है। 25 क्वेश्चन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कोई भी स्पेशल प्रोसीजर या सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम के लिए। आर्टिकल 164, सिर्फ आर्टिकल 164 जो है वो कहता है चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सीएम जो है वो अपॉइंटेड है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। However, this does not imply that governor is free to appoint anyone as a CM. In accordance with the conventions of the parliamentary system of the government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the CM. ठीक है, गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा, जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को एज अ चीफ सीएम, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, कोई भी अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है असेंबली में तो गवर्नर जो है एक्सरसाइज करेगा अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन। गवर्नर क्या कर सकता है, एक्सरसाइज करेगा अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नर यूजुअल अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन ऑफ द असेंबली, जो कि लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है और कोलिशन होता है असेंबली का, उसको एज सीएम बनाता है और उसको बोलता है कि आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ के अंदर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करना है, ठीक है, हाउस में विद इन अ मंथ सीएम। अगर वो डिस्क्रिशन से अपनी मर्जी से गवर्नर जो है एक्सरसाइज करेगा अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम के रिलेटेड, सच सिचुएशन में गवर्नर जो है यूजुअली अपॉइंट करता है लार्जेस्ट पार्टी का लीडर या कोलिशन वाली वो होती है पार्टी, ठीक है, उसे बनी है तो उसका लीडर एज अ सीएम, और उसको बोलता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करो विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है, विद इन अ मंथ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द सीएम। पहले वो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। और दी गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट हिम एज अ सीएम, गवर्नर जो है उसको पहले सीएम अपॉइंट कर सकता है, फर्स्ट अपॉइंट उसको सीएम, देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन अ रीजनेबल पीरियड। दिस इज व्हाई दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन इन अ नंबर ऑफ केसेस, कि वो पहले अपॉइंट हो जाए एज अ सीएम, देन उसको बोला जाए कि मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। फिर उसके बाद जो है पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज सीएम। पर्सन जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का वो भी सीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है 6 मंथ्स के लिए, विद इन विच टाइम पर्सन जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का वो भी सीएम बन सकता है
6 month के लिए within which time he should be elected to the state legislature, failing which he ceases to be the CM। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो CM नहीं रहेगा। ओके, और 6 मंथ के अंदर टाइम बोला हुआ है यहाँ पे, कैन बी अपॉइंटेड एज CM फॉर 6 मंथ, जिस टाइम के अंदर वो इलेक्टेड हो जाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, पहले अगर वो मेंबर नहीं था तो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है उसमें स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ CM, कुछ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पर्सन को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ CM, बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द CM। पहले पहले के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, और अ पर्सन आर्टिकल 164 में ही है CM अपॉइंटेड होना चाहिए गवर्नर के द्वारा, ये आर्टिकल 1 है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ CM। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर, पर्सन जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज CM। ये भी तो गलत है, वो हो सकता है लेकिन विद इन 6 मंथ्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि विद इन 6 मंथ्स उसको टाइम मिलेगा जिसके अंदर वो प्रूव करेंगे, इलेक्ट होंगे, शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब कि अगर मेंबर ना हो तब भी वो अपॉइंट हो सकता है एज अ CM। CM अपॉइंट कैन बी अपॉइंटेड एज CM 6 मंथ के लिए, विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इसको मैं इसलिए बार बार पढ़ रही हूँ कि ये हमें यहीं से याद रहे, वापस हमें रिवीजन के टाइम पे भूला हुआ ना हो। ओके, सेकेंड टाइम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26, ये कंसल्टेटिव कमेटी के रिलेटेड है। कंसल्टेटिव कमेटी आर अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये अटैच है। दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न एक्ट करता है एज अ चेयरमैन ऑफ द, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द दैट मिनिस्ट्री। दीज कमेटीज प्रोवाइड अ फोरम फॉर किसके लिए, इनफॉर्मल डिस्कशन, जो इनफॉर्मल डिस्कशंस है between the ministers and the members of parliament on policies and programs of the government and the manner of their implementation। कमेटी एक फोरम प्रोवाइड करती है इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, इसके लिए इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट and the manner of their implementation। Committees are constituted by Ministry of Parliament Affairs। Guidelines regarding composition, function, procedure of these committees जो है मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करती है। ये मिनिस्ट्री ऑल्सो मेक अरेंजमेंट होल्ड करने के लिए मीटिंग्स बोथ ड्यूरिंग द सेशन और इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूरिंग सेशन और इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट के टाइम पे कमेटीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। कंपोजिशन फंक्शन प्रोसीजर जो है इन कमेटीज़ का इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री के द्वारा ही फॉर्मुलेट होता है। मिनिस्ट्री जो है ये अरेंजमेंट्स मेक करती हैं फॉर होल्डिंग द मीटिंग्स बोथ ड्यूरिंग द सेशन और इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप जो है दीज कमेटीज़ इज़ क्या है, वॉलेंट्री है। मेंबरशिप जो है इन कमेटी की वॉलेंट्री है, लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मेंबर्स एंड द लीडर्स ऑफ देयर पार्टीज। मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द कमेटी जो है वो 30 है, मिनिमम कितनी है, 10 है। मैक्सिमम मेंबरशिप जो कमेटी की 30 है, मिनिमम 10 है। दीज कमेटीज आर नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा। इन अदर वर्ड्स ये कमेटी जो है ये स्टैंड क्या होती है, डिजॉल्व अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा और रिकॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच लोकसभा। जो मेंबरशिप है दीज कमेटीज़ की वॉलेंट्री है और लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मेंबर्स एंड द लीडर्स ऑफ देयर पार्टीज। मैक्सिमम मेंबरशिप जो कमेटी की वो क्या है, 30 है, मिनिमम क्या है, 10 है। कमेटीज़ जो है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द न्यू लोकसभा इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये कमेटीज़ जो हैं ये डिजॉल्व शेल स्टैंड डिजॉल्व अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा के साथ ही ये कमेटीज़ भी डिजॉल्व हो जाती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है ईच लोकसभा का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब जब भी लोकसभा अगेन कॉन्स्टिट्यूट होती है देन, ठीक है, तब ये कमेटीज रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। कमेटी प्रोग्राम्स टाइम टेबल हाउस का रेगुलेट करती हैं। ठीक है, एलोकेट करिए हैं टाइम, कैसे ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव और अदर बिजनेस जो हैं वो होंगे बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। लोकसभा कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर जो है उसका चेयरमैन होगा। इन द राज्यसभा 11 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा।
ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन इन द राज्यसभा, इट हैज़ 11 मेंबर्स। और लोकसभा कमेटी जो है उसमें 15 मेंबर्स, उसमें स्पीकर जो है वो चेयरमैन होगा। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, अभी हम क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट कंसल्टेटिव कमेटी में कमेटी प्रोवाइड अ फोरम इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए बिटवीन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यहाँ पे भी बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है, दीज कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। यस, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर एज अ चेयरपर्सन एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन स्पीकर। ठीक है। लोकसभा में 15 मेंबर, उसके 11 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन 27 73rd अमेंडमेंट के रिलेटेड है। आपको पता है कि ये पंचायती राज के रिलेटेड है। 73rd अमेंडमेंट जो है ग्रुप इंटू दो कैटेगरीज, कंपल्सरी और वॉलेंटरी। कंपल्सरी, मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस है कि वो इंक्लूड होते हैं स्टेट लॉज में न्यू पंचायती राज सिस्टम क्रिएट करने के लिए। दी वॉलेंटरी प्रोविजंस ऑन द अदर हैंड में भी ये स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे वेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट। दस द वॉलेंटरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंश्योर करते हैं कि राइट ऑफ द स्टेट्स टू टेक लोकल फैक्टर्स like geographical, political, administrative, others into consideration में। While adopting the new पंचायती राज system, कुछ compulsory provisions are given under ठीक है। compulsory provisions क्या है? Organization of ग्राम सभा in a village or group of village। Organization जो है ग्राम सभा in a village or group of villages। Establishment of पंचायत at village, intermediate and district level। Organization of Gram Sabha in a village or group of villages. Establishment of panchayats at the village, intermediate and district level. Direct elections to all seats. Direct elections होंगे all seats in the panchayats at the village, intermediate, district level. Indirect elections होंगे to the post of chairperson of panchayats at the intermediate and district levels. Voting rights of the chairperson, other members of panchayat elected directly or indirectly. ठीक है। 21 ईयर 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज है कंटेस्ट करने के इलेक्शन पंचायत में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर और चेयरपर्सन की फॉर एस सी एंड एस टी इन पंचायत एट ऑल थ्री लेवल्स। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर एस सी एंड एस टी इन पंचायत एट ऑल थ्री लेवल्स। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स बोथ मेंबर चेयरपर्सन फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल थ्री लेवल्स। रिजर्वेशन होनी चाहिए 1/3 ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल थ्री लेवल्स। फिक्सिंग टेन्योर कितना है? 5 साल है पंचायत का एट ऑल लेवल्स एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 months इन द इवेंट ऑफ सुपरसेशन ऑफ एनी पंचायत। स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा फॉर कनेक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत को रिव्यू करने के लिए। ये सारी क्या थी? ये मैंडेटरी कंपल्सरी प्रोविजंस। ठीक है। रिवाइज कर रहे हैं हम। ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस में पंचायत तीनों लेवल पे। डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू चेयरपर्सन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वोटिंग राइट चेयरपर्सन के लिए और अदर मेंबर्स ऑफ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं जो 21 साल मिनिमम एज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एस सी एस टी के लिए तीनों लेवल पे और 1/3 ऑफ सीट्स बोथ मेंबर और चेयरपर्सन वुमेन के लिए तीनों लेवल पे। 5 साल का टेनर फिक्स करो। फ्रेश इलेक्शन होल्ड करो 6 महीने के अंदर इन द इवेंट ऑफ सुपरसेशन ऑफ एनी पंचायत। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इलेक्शंस पंचायत को कंडक्ट करने के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, हर 5 साल में रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। यहीं पे पॉज करके रिटेन करके आगे निकलो। ओके। वॉलेंट्री प्रोविजंस पहले भी पढ़ा होगा आपने अपने स्टैटिक्स के दौरान, तो ये रिवाइज अच्छे से करो, वापस वहाँ से करने की ज़रूरत ना पड़े। वॉलेंट्री प्रोविजंस क्या है? इंडो करो ग्राम सभा को पावर्स ऑफ विलेज विलेज लेवल पे डिटरमाइन करो इलेक्शन का मैनर चेयरपर्सन का ऑफ द विलेज पंचायत। रिप्रेजेंटेशन दो चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत। इंटरमीडिएट पंचायत इन द केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। रिप्रेजेंटेशन दो इन द टू द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। रिप्रेजेंटेशन दो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज के पंचायत में different levels falling within their constituencies. Reservation of seats दो members chairperson backward classes की पंचायत हर लेवल किसी at any level ग्रांट करो पावर अथॉरिटी ऑफ द पंचायत टू इनेबल करो फंक्शन करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मेकिंग देम ऑटोनोमस बॉडीज। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत प्रिपेयर करने के लिए प्लान फॉर
economic development and social justice perform some or all of the 29 functions listed in the 11th schedule of the constitution. 29 फंक्शन है 11 शेड्यूल में, ओके। और ग्रांट करो फाइनेंशियल, उसमें कितने हैं म्यूनसिपैलिटी वाले में, बताओ कितने हैं? ऑप्शन है ये, बताओ इन चारों में से क्या है, कितने हैं? Granting financial power to the panchayats, that is authorize them to levy, collect and appropriate taxes, duty for tolls and fees. Assigning to panchayats the taxes, duties, tolls, fees levied and collected by the state government. Granting aid to the panchayats from the consolidated fund of the state. Say provide karo constitutional funds for all crediting all money of the panchayats. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। 27 के हम पार्ट क्या है, 73rd अमेंडमेंट के फीचर्स। 3 टायर सिस्टम है, ओके। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। कंपल्सरी प्रोविजंस पूछी हुई है उन्होंने, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, ओके। ग्रांटिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत देनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज इन लोकल बॉडीज। फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वॉलेंट्री में। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, ये। और रिप्रेजेंटेशन टू एमपीज, ठीक है, इन लोकल बॉडीज, ये भी इसमें है, इसलिए 1 2 3 है आएगा सिर्फ। फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट होगी हर 5 साल में टू रिव्यू करने के लिए, लेकिन जो फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत जो है वो वॉलेंटरी प्रोविजंस में है, ठीक है। आंसर है इसका ए 1 2 and 3। 3 टायर सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए है। Municipal corporations जो हैं created for the establishment of big city administration of big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, and others. They are established in the states by the act of the concerned state legislature, in the UT by the acts of Parliament of India. Maybe one common act for all municipal corporation in a state or separate act for each municipal corporation. Municipal corporation has 3 authorities, namely the council, the standing committees, the commissioner. काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटीज, द कमिश्नर, ये 3 अथॉरिटीज़ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद। काउंसिल जो है वो डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल एज द फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन्स हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस इन municipal administration. In brief, the composition of the council including the reservation of seats for SC, ST, women किसके द्वारा होता है? 74 1992 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। काउंसिल हेडेड बाय किसके द्वारा? मेयर के द्वारा। असिस्टेड बाय किससे? डिप्टी मेयर के द्वारा। इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ स्टेट फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल टाइम। ये बेसिकली ऑर्नामेंटल फिगर है, फॉर्मल हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। स्टैंडिंग कमेटी जो है क्रेडिट टू फैसिलिटेट करेंगे वर्किंग ऑफ द काउंसिल, जो बहुत लार्ज इन साइज है। डील करते हैं पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड सो ऑन। वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड सो ऑन। ये डिसीजंस लेते हैं इन द फील्ड्स, टेक डिसीजन इन द फील्ड्स। म्यूनसिपल कमिश्नर जो है रिस्पॉन्सिबल है टू द फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल और उसके स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन है। ये अपॉइंटेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड जनरली अ मेंबर ऑफ द IAS, ठीक है। 28 क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में। काउंसिल ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। Legislative wing of the corporation consists of both elected and nominated members, ठीक है। Elected by the people as well as few nominated person having knowledge or experience in municipal administration, ठीक है। ये legislative wing of the corporation है council। काउंसिल लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन है, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर से बनी है, वेरी गुड। मेयर्स मेन फंक्शन इज टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, ठीक है। काउंसिल का हेड मेयर है, काउंसिल का हेड मेयर है, असिस्ट डिप्टी मेयर करता है और ये प्रिजाइड करता है ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। म्युनिसिपल कमिश्नर इज द CEA, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन है।
Municipal Commissioner is responsible for the implementation of the decisions taken by the Council Standing Committee. CEO is Chief Executive Authority of the Corporation है. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29th ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के रिलेटेड है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है ये एडिशनल सेशन कोर्ट्स सेटअप फॉर स्पीडिंग अप द ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग पेंडिंग cases, particularly those involving under trials. Fast track courts were initially established for a period of 5 years. 2000-2005. 11th Finance Commission recommended for establishment of 1734 fast track courts for expeditious disposal of the case pending in lower courts. Fast track courts established by state government करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ. ठीक है. Judges of these fast track courts were appointed on the ad hoc basis. ad hoc basis पे ही होते हैं वो. ओके. तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. कैसे इस्टेब्लिश होती है ये हम आगे पढ़ेंगे. गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है गवर्नर दिया हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा है यार. ठीक है. एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के साथ. ठीक है. नॉट अ गवर्नर. देखो ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि स्टेट गवर्नर है कि गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट करेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. जजेस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ऑन एन एड हॉक बेसिस. आंसर तो हमें यहीं पे मिलेंगे. अब हमने आगे पढ़ना है कि नहीं ये हमारा पर्सनल डिसीजन है कि यस पढ़ लेते हैं. ठीक है. These are primarily ad hoc basis पे है, selected by high court respective states के. These are primarily three sources of recruitment है, by promoting members from amongst the eligible judicial officers by appointing a retired high court judge recruited from amongst the members of the bar of the respective state. जो members of the bar of the respective state है वहाँ से, या फिर retired high court judges हैं उनसे, या eligible judicial officers जो हैं. तीन सोर्स है रिक्रूटमेंट के. ये जो एड हॉक बेसिस पे अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट से. ठीक है. ये इसको हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट करते हैं. और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. ठीक है. द केसेस आर डिस्पोज ऑफ विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम के अंदर. 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यू विद द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम जो एक्सटेंडेड अंटिल 2010-11. सब्सिक्वेंटली जो गवर्नमेंट जो है इसने डिसकंटिन्यू किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम इन मार्च 2011 ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड स्टॉप फाइनेंसिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. बट एज स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने इंजॉय किया है लिबर्टी कंटिन्यू करने के लिए इफ़ दे वांट. सम स्टेट्स लाइक Arunachal Pradesh, Assam, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala decided to continue with fast track courts while Haryana and Chhattisgarh discontinued. If they want some states like Arunachal Pradesh, Assam, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala decided to continue with fast track courts while Haryana and Chhattisgarh discontinued. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका किसके रिलेटेड है? ये हाउस के रिलेटेड है कुछ. ठीक है. फिर अभी देखते हैं हम वेकेशन ऑफ सीट्स. इन द फॉलोइंग केसेस मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वेकेट्स हिज सीट. जो मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का वो अपनी सीट्स वेकेट कब करता है? फॉलोइंग केसेस में. डबल मेंबरशिप. अगर अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दोनों हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एट वन एंड द सेम टाइम. पर्सन जो है वो दोनों हाउसेस का एक टाइम पे मेंबर नहीं हो सकता. अगर दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो गया है उसकी सीट जो है वन ऑफ द हाउस में वैकेंट हो जाएगी एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. इफ़ अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी. रेजिग्नेशन क्या है? अ मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन. ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन रिजाइन कर देगा. अ मेंबर मे रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द chairman of the legislative council or the speaker of the legislative assembly as the case may be. Seat falls vacant when the resignation is accepted. Resignation से डिस्क्वालिफिकेशन से या डबल मेंबरशिप हो गई है. Absence. A house of the state legislature can declare the seat of the member vacant if he absent himself from its meeting for a period of 60 days
विदाउट इट्स परमिशन, बिना परमिशन के वो 60 डेज जो है एब्सेंट रहे। अदर केसेस क्या, मेंबर जो है उसको वेकेट करनी पड़ेगी सीट किसी भी हाउस इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर उसकी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट के द्वारा, एक्सपेल्ड है वो बाय द हाउस, ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट के ऑफिस में अपॉइंटेड है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड बाय द हाउस या डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है 60 डेज आंसर। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए रिलेटेड है, के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो है हेड है इंडियन स्टेट का, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और ये सिंबल है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन, जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता पीपल। मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दोनों हाउसेस, याद रखना ये इम्पीचमेंट और ये दोनों याद होने चाहिए आपको। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है, इलेक्टेड है सारे, ये याद रखना इलेक्टेड वाले, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, स्टेट पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर अगर है ना, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। देखा, जो दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के दोनों मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, स्टेट के दोनों भी नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 में 31 का आंसर है बी। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स करते हैं पार्टिसिपेट, यस करते हैं। थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूटी जो है वो करते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेशल कंडीशंस द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट कर सकता है ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, उसके रिलेटेड है, पढ़ेंगे। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। फर्दर अंडर स्पेशल कंडीशन पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है ऑन सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच आर एज फॉलोज। इन द नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के अंदर अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा डिक्लेयर करता है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेंटर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, majority of at least two-thirds of members present voting, resolution force में रहती है for a year and can be renewed any number of times but for not more than 1 year at a time. The laws so made do not have any effect 6 months after the resolution has ceased to be in force. ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा 6 months after the resolution जो है cease to be in force. At the same time, state जो है can also legislate upon the same subject but in case of any कोई inconsistency है laws of the center prevail. ठीक है, दिस पर्टिकुलर फीचर मेक्स द इंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसेस फेडरल इन नेचर। आर्टिकल 352 के अंदर जब दो या मोर स्टेट्स जो हैं पास करती है रेजोल्यूशन, रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करो सब्जेक्ट को इन द स्टेट लिस्ट, द लॉ पास बाय यूनियन पार्लियामेंट शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट्स व्हिच डिमांडेड सच लेजिस्लेशन। ठीक है, बस इतना याद रखना। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अर्बन सीलिंग अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट को करा था, इससे दो स्टेट्स ने मिलके बोला होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के लिए उस केस में
और नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के दौरान प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंदर, ठीक है, ये जो है। और क्वेश्चन में जो है 32 की फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि 32 की फर्स्ट स्टेटमेंट दी है इन द नेशनल इंटरेस्ट बैक्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, yes, when two or more states request the parliament, yes, to implement international treaties and agreement, yes, when a model code of conduct has been implemented due to state legislative elections, तो तब क्या वो स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग करेगा। देखिए सेंटर जो है कैनॉट मेक अ लॉ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट व्हेन अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है, नहीं करेगी तो, ठीक है। अब है क्वेश्चन 33, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की, उसके रिलेटेड। गवर्नर जो है प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में ना हो, और इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेशन जब बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डिनेंस इशू तभी कर सकता है ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, ठीक है। को एक्सटेंसिव है, को एक्सटेंसिव का मतलब है कि जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है उसी पे करता है, ठीक है, तो इसलिए 1 इज करेक्ट। सेकेंड है इट इज़ his ordinance making an ordinance issued by him is subjected to a same limitation है act of the state legislature, जो state legislature का act है उस पे जो limitations है उसी उन्हीं subjects पे जो है ordinance भी पे भी limitations है। इसका मतलब है कि that an ordinance issued by him will be invalid to the extent it makes any provision which the state legislature cannot make, invalid होगा जिस पे state legislature नहीं बना सकती, ठीक है, law legislature, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता उस पर। हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। दिस मीन्स दैट ही कैन प्रोमलगेट और विदड्रॉ ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नॉट फॉल्स डिस्क्रिशनरी पावर, नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे? डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट और विदड्रॉ कर सकता है सिर्फ काउंसिल हेडेड बाय द सीएम की एडवाइस पे, काउंसिल हेडेड बाय सीएम, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल हेडेड बाय सीएम, तभी ये प्रोमलगेट एंड क्या कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। Ordinance issued by him ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the state legislature, not 6 months। पेपर क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट में 6 मंथ लिखा है, ये 6 वीक है, ये गलत है स्टेटमेंट 3, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सरकारी या कमीशन के रिलेटेड है कि किसके रिलेटेड है, ठीक है, सरकारी कमीशन के रिलेटेड है ये, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। Central government appointed a three member commission in 1983 on the center-state relationship under the chairmanship of R.S. Sarkaria, retired judge of the Supreme Court. Commission submitted its report in October 1987 with 247 recommendations. इसकी important recommendations क्या हैं? Permanent interstate council called the intergovernment council जो है वो setup होंगी under Article 263. Article 356 president rule जो है very sparingly in extreme cases as a last resort when all the available alternatives fail. इंस्टीट्यूशन जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो फर्दर स्ट्रेंथ होंगे, सम मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट while the other residuary power should be placed in the concurrent list. When the president withhold is assent to the state bills, reasons should be communicated to the state government. Zonal council should be constituted afresh and reactivated to promote the spirit of federalism. सेंटर जो है उसके पास पावर होनी चाहिए to deploy its armed forces even without the consent of states. However, it is desirable that the state should be consulted. ये desirable है कि state को consult होना चाहिए, लेकिन ठीक है, should have power, वो armed forces को बिना consent के भी लगा सके।
सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और सेंटर को भी स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए जब कॉन्फ्रेंस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए. प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द सीएम इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. गवर्नर की जो टर्म है 5 साल की इन द स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस. अगर एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन ना हो तो तब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सारी जो है ये सरकारी कमीशन की थी. और इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो भी सरकारी कमीशन के अंडर है. ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल जिसे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 263 के अंडर वो है, इसके अंडर. ठीक है, और ये भी बोला था कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो भी अल्टरनेटिव उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसके रिलेटेड, ट्रेजरी पावर, टैक्सेशन, जनरल काउंसिल, सारी सरकारी कमीशन के रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 35, चौधरी रहमत अली कैन बी क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म पाकिस्तान. जो चौधरी रहमत अली जो है ही इज क्रेडिटेड विद, ठीक है, ठीक है, चौधरी रहमत अली उसको क्रेडिट किया है विद कॉइनिंग द टर्म Pakistan, styling himself as the founder of the Pakistan National Movement. On Jan 28, 1933, he released a pamphlet titled No or Never, or We Have to Live or Perish Forever. In it, he had a vehement appeal on behalf of the 30 million Muslims of Pakistan who live in the 5 northern units of India for the recognition of their national status as distinct from the other inhabitants of India by the grant of Pakistan of a separate federal constitutional, religious, social, and historical grounds. Second statement, he Muslim League's Lahore session of 1940 advocated his idea of creation of Pakistan. वो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 1940 में फेमस लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसने एडवोकेट किया था कि जोग्राफिकल कॉन्टिजियस यूनिट्स इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन इंडिया, northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous होने चाहिए, sovereign होने चाहिए. While this resolution पाकिस्तान को मेंशन नहीं करते हैं, did not mention पाकिस्तान को मेंशन नहीं करते हैं. Jinnah's ideas echoed Rahmat Ali's. Jinnah's ideas echoed Rahmat Ali. इसलिए statement 2 is not correct. ठीक है. Rahmat Ali was not a politician, nor did he stay in the subcontinent for much of the 1930s and 1940s. When the struggle of Pakistan was taking shape, his contribution to Pakistan are solely limited to his writing and ideals. Writing और ideals में ही तक ही limited है, सीमित है. Unlike Allama Iqbal, more popularly known as the philosopher behind Pakistan की creation. अलामा इकबाल जो कि ज़्यादा फेमस, मोर पॉपुलरली किसके लिए नोन है, philosopher behind Pakistan's creation. Ali's words remain restricted to a far smaller audience. जो रहमत अली के वर्ड्स थे वो स्मॉलर ऑडियंस के तक रिस्ट्रिक्टेड रहे. ठीक है, 35 का सिर्फ स्टेटमेंट 1 है. 36 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू ग्राम सभा है. 36 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू ग्राम सभा है. 73rd अमेंडमेंट में जैसे पता है हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यूनिफॉर्मिटी या 3 टायर ऑफ पंचायती राज स्ट्रक्चर में बेस में ग्राम पंचायत है. ग्राम पंचायत जो है विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करेगी. इंटरमीडिएरी लेवल पे मंडल ऑल्सो रेफर टू एज ब्लॉक और तालुका है. दिस बॉडीज आर कॉल्ड mandal or taluka panchayats. Intermediary level body need not be constituted in smaller states. At the apex is the zilla panchayat covering the entire rural area of the district. ठीक है, 3 स्ट्रक्चर में बेस पे ग्राम पंचायत है, सेकंड पे मंडल है और फिर ज़िला पंचायत है. एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है ग्राम सभा जो है ये फाउंडेशन पंचायती राज सिस्टम की. ये बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन जो रजिस्टर्ड है इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत at the village level. Village assembly consisting of all registered voter in the area of the panchayat. ठीक है, स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि it is a village assembly consisting of all the eligible voters in the area of the panchayat. एलिजिबल नहीं आएगा, ये आएगा रजिस्टर्ड, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है. ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स. ठीक है, और इट में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस. जैसे कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइन करता है. ठीक है, वैसे
तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। ह्यूमन जीनोम के लिए है ये 37 का। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल आरएनए मॉलिक्यूल्स इन अ सेल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। और सेकंड दिया हुआ है आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। तो बताइए क्या है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम जो है डीएनए का बना है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक लॉन्ग वाइंडिंग एसिड स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, लॉन्ग वाइंडिंग मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू बिल्ड और मेंटेन सेल्स। इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये डीएनए। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर स्पेल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ बेस पेयर्स में होते हैं ऑफ 4 डिफरेंट केमिकल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 20,000 to 25,000 जीन्स। ATGC पता है ना, एडनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन। आरएनए में क्या क्या होता है? थाइमाइन नहीं होता, थाइमाइन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है उसमें। ओके, याद रखना, अच्छे से साइंस एंड टेक रिवाइज करो। ठीक है, ह्यूमन जीनोम जो है ये मेड अप ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये 20,000 to 25,000 जीन्स, 4 केमिकल्स ऑर्गेनाइज होते हैं इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने के लिए। और डीएनए मस्ट बी रेड और ट्रांसक्राइब्ड, इन अदर वर्ड्स कॉपीड इनटू आरएनए। राइबोस न्यूक्लिक डीएनए टू आरएनए कैसे बनता है? देन आरएनए टू प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है पहले डीएनए टू आरएनए के लिए। ठीक है, पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए टू आरएनए के लिए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन आरएनए टू प्रोटीन्स, ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। इंटायर आरएनए जो लैंडस्केप इज नोन कलेक्टिवली एज द ट्रांसक्रिप्टोम। जो इंटायर आरएनए लैंडस्केप जो है उसे कलेक्टिवली ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं। मैपिंग दिस एलोज रिसर्चर्स टू बेटर अंडरस्टैंड करने में एक इंडिविजुअल्स जीन एक्सप्रेशंस को। राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए बोलते हैं, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स दैट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज टू डीएनए। all living cells में that has structural similarities to DNA। RNA's most commonly recognized function क्या है? ट्रांसलेट करना है डीएनए इनटू प्रोटीन्स। आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेट करता है डीएनए को प्रोटीन्स में। बट साइंटिस्ट नाउ अंडरस्टैंड दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द आरएनए डज नॉट मेक प्रोटीन्स। कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ आरएनए डज नॉट मेक प्रोटीन्स बट इंस्टेड कैन प्ले रोल्स सच एज इन्फ्लुएंसिंग सेल स्ट्रक्चर और रेगुलेटिंग जीन्स। ये रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में सेल स्ट्रक्चर और रेगुलेटिंग जीन्स। इन अ न्यू पेपर पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर मैथड्स, रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज हैव प्रपोज्ड द पैन ट्रांसक्रिप्टोम, जो कंबाइन करता है ट्रांसक्रिप्टोम एंड पैन जीनोम, a reference that contains genetic material from a coherent cohort of diverse individuals rather than just a single linear strand. पैन ट्रांसक्रिप्टोम कंसेप्ट बिल्ड करता है इमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ जो पैन जीनोमिक्स है इन द जीनोमिक्स फील्ड। टिपिकली व्हेन इवेलुएटिंग एन इंडिविजुअल्स जीनोमिक डाटा फॉर वेरिएशन, साइंटिस्ट क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स जीनोम टू दैट ऑफ रेफरेंस मेड अप ऑफ सिंगल लीनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बेसिस। यूजिंग अ पैन जीनोम अलो करता है रिसर्चर्स को कंपेयर करने के लिए इंडिविजुअल्स जीनोम टू दैट ऑफ genetically diverse cohort of reference sequence all at once, sourced from individuals representing a diversity of geography, ancestry. This gives the scientists more points of comparison for which to better understand an individual's genomic variation. Okay, तो स्टेटमेंट जो थी, पहली स्टेटमेंट थी ट्रांसक्रिप्टोम जो है कंप्लीट सेट ऑफ ऑल आरएनए मॉलिक्यूल्स इन अ सेल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। करेक्ट, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। यस, तो आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, 38 है पैगाटॉम्स के रिलेटेड स्टेटमेंट है। ये पढ़ लेते हैं हम। रिसेंटली ये रिपोर्टेड है दैट द necropolis of noble men dating from the Asr Jahi era known as Pegatom complex in Santosh Nagar said to be restored with funding from the US Ambassador Fund for Culture Preservation
ठीक है। पैगा टॉम और मकबरा शमसुल उमारा, ये टॉम्स हैं, बिलोंग करते हैं नोबिलिटी ऑफ द पैगा फैमिली हु वर फिर्स्ट लॉयलिस्ट थे निज़म्स के। पैगा टॉम्स जो है मेजर वंडर्स हैं हैदराबाद स्टेट के, जिन्हें आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस बोला जाता है। ये 200 साल पुराने हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ पैगा नोवेल्स। जो पैगा नोवेल्स हैं उनकी रेस्टिंग प्लेसेस को ये वो बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और 200 साल पुराने हैं और ये हैदराबाद के आर्किटेक्चर एक्सलेंस में हैं। और बेस्ट एग्जांपल जो है इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर की है ये टॉम। ये एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है असरजा और राजपूतानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। वाइट मार्बल का है। पैगा टॉम कैप्टिवेट विजिटर्स विद इंट्रिकेटली डिजाइन इंटीरियर। पैगास जिन्होंने मैरी किया था डॉटर ऑफ निज़म्स, जो है वो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स थे प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद में आफ्टर द फैमिली ऑफ निज़म्स। निज़म्स की फैमिली के बाद जो है रैंकिंग में हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स थे प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद में, वो पैगास थे जिन्होंने मैरी किया था डॉटर ऑफ निज़म्स को। पैगा जो थे ओनली नोबल फैमिली थे जो परमिटेड थे बाय द सुल्तान टू हैव देयर प्राइवेट आर्मी, मतलब कि उनके पास प्राइवेट आर्मी थी। ठीक है। ये टॉम्स जो है ये मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है डेकोरेटेड इन स्टूको वर्क। ऊपर हमने पढ़ा कि ये वाइट मार्बल से बने हुए हैं। ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं मुगल, ग्रीक, पर्शियन, असरजाही, राजस्थानी, डेक्कनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर भी है। ठीक है। स्टूको और रेंडर इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड ऑफ एग्रीगेट्स, बाइंडर, वाटर। स्टूको इज अप्लाइड वेट, hardens to a very dense soil. It is used as a decorative coating for walls, ceiling, exterior walls, and is sculptural and artistic material in architecture. Famous jali work makes it even more attractive. Each tomb has been designed differently, ensuring a unique style and design है। और स्टेटमेंट में हमें दिया था कि पेगा टॉम्स प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ असफ जाह एंड राजपूतानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमें ऊपर बताया गया है कि वन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। और पैगास वर द हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। पैगास जो थे हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स थे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि पैगास क्या थे। हाईएस्ट थे और उन्हीं से जिन्होंने अपनी डॉटर निज़म्स में दी थी। ठीक है। पैगास जिन्होंने हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स थे। ठीक है। हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है। हु मैरिड डॉटर्स ऑफ द निज़म। ओके। पैगास हु मैरिड डॉटर्स ऑफ द निज़म। बिल्ट ऑफ रेड मार्बल्स, नो, वाइट मार्बल्स। ठीक है। वाइट मार्बल्स हमने ये ऊपर पढ़ा, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये वाइट मार्बल के बने थे। ठीक है। कौन सा आर्किटेक्चर? इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर। राजपूतानी, डेक्कन स्टाइल और भी बहुत बहुत सारे प्लस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि किसके रिलेटेड है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड चेस्टनट ट्री टू स्टोर द फॉरेस्ट। ठीक है, उसके रिलेटेड है। ये कहाँ पे हुआ है? यूएसए में हुआ है। डार्लिंग 58 जो है क्या है? ये एक जेनेटिकली इंजीनियर अमेरिकन चेस्टनट ट्री है। ट्री वॉज क्रिएटेड बाय अमेरिकन चेस्टनट रिसर्च एंड रिस्टोरेशन प्रोग्राम एट द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड फॉरेस्ट्री यूएसए में रिस्टोर करने के लिए अमेरिकन चेस्टनट टू द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। रिस्टोर करना है अमेरिकन चेस्टनट डार्लिंग 58 जिसको बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर यूएसए में। नेटिव अनमॉडिफाइड ट्रीज जो हैं किल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप बाय द ब्लाइट एंड ओनली द रूट सिस्टम सर्वाइव्स। Roots जो हैं continue to send up shoots that are once again attacked by the blight and die back before they reach। ये बस इतना याद रख लेना। ठीक है। अमेरिकन चेस्टनट ट्री became functionally extinct हो गया था। US is weighing whether to allow a genetically engineered version to spread in the wild। क्वेश्चन नंबर 40 में रिट जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड है। ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन के पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 226 के अंडर है। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस मैंडेटस सर्चरी प्रोहिबिशन क्योर वारंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। फ्रेज जो है फॉर एनी अदर पर्पस रेफर्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। हाई कोर्ट जो है इशू कर सकेगा रिट्स टू किसी भी पर्सन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड। ठीक है। इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जो है अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है।
हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है नॉट ओनली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में बट ऑल्सो आउटसाइड। हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 226 में आती है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉन्करेंट है विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स और सिटीजन वायलेटेड हो, एग्री पार्टी के पास ओपिनियन है, वो हाई कोर्ट में चल जाए, सुप्रीम कोर्ट में चल जाए डायरेक्टली। हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, इससे हमें ये पता चलता है। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू कर सकता है रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और अदर पर्पसेज के लिए नहीं, और ये एक्सटेंड भी नहीं होती केस जहाँ पे ब्रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट इज एलिज्ड। चंद्र कुमार केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है बोथ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में? चंद्रा कुमार केस 1997 में हुआ था, चंद्रा कुमार केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है बोथ both the high court and the supreme court constitute a part of the basic structure of the constitution। ठीक है, hence it cannot be ousted or excluded even by way of the amendment to the constitution। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इवन एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की कर सकता है, और जबकि हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी लीगल राइट की भी कर सकता है। इस पॉइंट से ही हमें पता चला कि जो है हाई कोर्ट हैज़ वाइडर जुरिस्डिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। Second, writ jurisdiction is a part of the basic structure of the constitution। writ jurisdiction जो है वो basic structure of the constitution का part है। Yes, under article 226 सुप्रीम कोर्ट का, article 32 इसका, article 226 हाई कोर्ट का, article 32 सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए statement C is correct। Okay, both C option is correct, both 1 and 2। article 141 41 क्वेश्चन जो है आर्टिकल 161 के रिलेटेड है। आर्टिकल 161 मेंशन करता है किसकी पार्डनिंग पावर, और 72 में 72 आर्टिकल किसके लिए था? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, आर्टिकल 161 मेंशन करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ये स्टेट करता है कि गवर्नर जो है, स्टेट जो है, उसके पास पावर है ग्रांट करने के लिए पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है वो एक्सटेंड होती है। और ये पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को, वो कौन करेगा? गवर्नर। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स फॉर डेथ सेंटेंस, चाहे स्टेट का लॉ जो है प्रिस्क्राइब करे ना डेथ सेंटेंस, तब भी ये पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस। द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ करती है, ना कि गवर्नर के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 की फर्स्ट स्टेटमेंट थी ही कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, रॉन्ग। सेकंड, ही कैन ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, एनी पर्सन, ही कैन ग्रांट पार्डन टू एनी person convicted of any offense against any law relating to matter to which the executive power of the state extends। yes, second 2। ठीक है, statement 2 is correct यार। ठीक है, तो इसका आना था आंसर बी ओनली। मैंने पता नहीं क्यों ये सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दिया अपने टेस्ट में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनी ऑफेंस, एनी लॉ, any person, any person, any person, any offense, any law relating to matter to which the executive power of the state extends। ये correct है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के रिलेटेड है। रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, ये लास्ट, देन आगे से पढ़ेंगे 43 से बाद में। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या है? अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होना है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 साल के लिए, 10 साल के लिए एडवोकेट, और अगर जज होगा तो 5 ईयर के लिए। ओके, जज 5 ईयर और एडवोकेट 10 ईयर्स के लिए। He should be a distinguished jurist in the opinion of the president। From the above, it is clear that Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court।
कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर सैलरीज एंड अलाउंस भी पार्लियामेंट करता है, ये हमें पता है. सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट. दिस दे कैन नॉट बी वरीड, वो चेंज नहीं हो सकती. डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, फाइनेंशियल इमरजेंसीज. क्या थी? फाइनेंशियल इमरजेंसीज. In 2018, salary of the Chief Justice was increased from 1 lakh to 2.8 lakh per month, and that of a judge from 90,000 to 2.50 lakh per month. ठीक है. They are also paid a sumptuary allowance, provided with free accommodation or other facilities like medical, car, telephone, etc. Retired Chief Justice और judges जो हैं उनको 50% of their last drawn salary जो है वो मिलेगी. जो retired Chief Justice और judges, ठीक है, as a monthly pension 50% of their last drawn salary मिलेगी. टेनर जो है जजेस का, ये हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं करा है टेनर ऑफ द जजेस का. टेनर भी नहीं फिक्स करा है और मिनिमम एज भी फिक्स नहीं करी है. ठीक है, मिनिमम एज भी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज भी प्रिस्क्राइब नहीं करी है. एंड सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ने टेनर ऑफ जजेस भी फिक्स नहीं करा है. टेनर ऑफ जजेस भी फिक्स नहीं करा है. However, it makes the following three provisions in this regard. ये होल्ड करता ऑफिस until he attain the age of 65 years. ये होल्ड करता ऑफिस until जब तक ये अटेन करे एज ऑफ 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority in such manner as provided by Parliament. ये रिजाइन करेगा his office by writing to the president. ये रिमूव होगा from his office by president on the recommendation of Parliament. ये रिमूव होगा from his office by the president. He can be removed from his office by the president. Can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament. Recently DRDO ठीक है, DRDO जो है उसने कैरी आउट किया है टेस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. इंडियाज डिफेंस DRDO जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है उसने इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक सेक्टर डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल पावर्ड बाय अ स्क्रैमजेट इंजन. तो ये करेक्ट है. एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन जो है वो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एट हाइपरसोनिक स्पीड विद इन द एटमॉस्फेयर. टेस्ट जो है पेव करता है वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनी मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मटेरियल एंड हाइपरसोनिक व्हीकल्स. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल्स जो है ये अनमैन्ड स्क्रैमजेट डिमॉन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट फॉर हाइपरसोनिक स्पीड flight. Not a weapon itself, but is being developed as a carrier vehicle for hypersonic and long-range cruise missiles. Hypersonic technology demonstrator vehicle cruise vehicle is mounted on a solid rocket motor, which makes it to required altitude. Once it attains certain Mach numbers for speed, the cruise vehicle is ejected out of the launch vehicle. ये जो है एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन है जिसका मतलब ये है कि इट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर propulsion. और क्वेश्चन में दी थी स्टेटमेंट वन थी कि इट इज़ एन अनमैन्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट पावर्ड बाय रैमजेट इंजन. लेकिन नहीं, ये रैमजेट नहीं स्क्रैमजेट था, इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है? स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है सेकंड जो है वो है इट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर propulsion. It uses atmospheric oxygen for propulsion. Statement 2 is correct. तो आंसर है B. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 44 है. इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफिस की कुछ कंडीशंस है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी विटो है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इफ एनी सच पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट. ठीक है, जो वो ऑफिस में एज प्रेसिडेंट आता है तो उसको विकेट करनी होगी सीट. ठीक है, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं कर सकता. ही इज़ इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन. इंटाइटल टू सच एमोल्यूमेंट अलाउंस प्रिविलेजेस एज में बी डिटरमाइंड बाय जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी. प्रेसिडेंट होल्ड करता ऑफिस 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म और 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज. ये एलिजिबल है किसके लिए? री इलेक्शन टू दैट ऑफिस. ये इलेक्टेड है किसी भी एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. हाउएवर यूएसए में अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस. यूएसए में पर्सन इलेक्ट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट में मोर देन ट्वाइस. वेटो पावर एंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स.
Absolute veto, that is withholding of assent to the bill passed by the legislature. Withholding of assent to the bill passed by the legislature. Qualified veto, which can be overridden by legislature with a higher majority. Suspensive veto, which can be overridden by the legislature with the ordinary majority. Pocket veto, that is taking no action on the bill passed by the legislature. ठीक है, suspensive by the legislature with an ordinary और qualified में higher majority चाहिए. एब्सोल्यूट विटो, विद होल्ड कर देना अपनी असेंट को टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर. अबव में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में तीन इज वेस्टेड विद 3 एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट विटो. क्वालिफाइड विटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है. अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड विटो होती है. ठीक है, और स्टेटमेंट में दिया हुआ था ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. येस, अकॉर्डिंग टू इंडियन मतलब कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसमें एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, बट यूएसए में सिर्फ 2 टाइम्स बन सकता है. ठीक है, सेकंड, ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है. ये हमने सेकंड में पढ़ा. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और ही इज वेस्टेड विद क्वालिफाइड एंड पॉकेट वीटो. नो, क्वालिफाइड वीटो तो अवेलेबल ही नहीं है इसके लिए. ठीक है, तो फिर सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 ओनली इसका 44 का ए ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, फायर एड इनिशिएटिव क्या है. ये इनिशिएटिव फायर एड इनिशिएटिव, वाइल्ड फायर सिवियरिटी, स्प्रेड एंड फ्रीक्वेंस हैव ऑल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से पर्टिकुलर थ्रेट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में और हाई रिस्क रूरल एरियाज़ के लिए. क्रिटिकल सर्विसेज रिसोर्सेज जैसे हेल्थ, सेफ्टी, फॉरेस्ट्री, नेचुरल डिसास्टर, इमरजेंसी रिलीफ एजेंसी, रूरल प्लानिंग जो है ये ओवरबर्डन है. एग्जिस्टिंग हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम वुड लाइकली स्ट्रगल करेगा टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज नंबर ऑफ फाइट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन टू फ्रंट, prediction and better firefighting, where artificial intelligence can help to predict locations at risk. And the best possible strategy क्या है extinguish करने के लिए, to extinguish the fire. Address this global issue, WEF artificial intelligence and machine learning platform in collaboration with the C4IR network, QC Holding and the Turkish Ministry of Forestry has launched a fire aid initiative mitigate करने के लिए wildlife risk using AI system. Initiative include करता है dynamic wildfire risk map जो rank करेगा likelihood of forest fires based on seasonal variables. Resource allocation that is optimal based on many data sources and the wildfire risk map. First response proposal using pre-optimized resources and maps in the event of a forest fire. Fire aid initiative of using artificial intelligence effectively manage करेगा wildfire had a successful pilot run since it has launched in January 2022 by the World Economic Forum. तो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 45 की. ठीक है, इट एम्स एट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इफेक्टिवली मैनेज wildfires. Yes, it is correct. It is launched by the वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही. ठीक है, इसके द्वारा ही है. तो स्टेट 1 सी जो है इसका आंसर है. ठीक है, 45 सी. अब इसके आगे हम